आज जिस शख्सियत से हम बातचीत करने जा रहे हैं, वे हैं हिंदी के महान कवि डॉक्टर अजीत कुमार वर्मा। इनके 2 काव्य संग्रह अभी तक जो प्रकाशित हैं, शब्द मौन है, दूरवह। विचारात्मक लेख संग्रह जिसका चिंतन अणुचिंतन नाम से इनका प्रकाशित होगा बहुत जल्दी। और आकाशवाणी में ये म्यूजिक के एक्सपर्ट के तौर पर भी बहुत देर तक रहे। गायन और अभिनय ये भी इनकी रुचियों में शामिल है, रुचि ही नहीं बल्कि उसमें भी अच्छी तरह दक्षता इनको हासिल है। एक कमाल के व्यक्तित्व है, तो आइए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर अजीत वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। आपका एक सरसरी सा परिचय मैंने दिया है, हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं आप। तो आज ये सौभाग्य है कि हम सब कवि लोग या जो कविता को चाहने वाले लोग, साहित्य को चाहने वाले लोग आज आपसे रूबरू हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर अजीत वर्मा जी। सुरजीत जी, ये मेरे लिए भी गौरव और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके माध्यम से मुझे आप लोगों से, साहित्य प्रेमियों से, साहित्य को सिरजने वालों से और साहित्यिक चेतना को बनाए रखने वाले लोगों से अपने कुछ विचार साझा करने का सौभाग्य हुआ। और मैं इस उम्र में आकर आप लोगों से मिल रहा हूं और बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से और आपको बहुत बहुत स्नेह के साथ मैं नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत कृतज्ञ हूं आप सबों का। जी सर, बहुत बहुत आपका स्वागत भी। और हर एक आदमी जो जुड़ चुका है वो आपको नमस्कार कह रहा है। मैं एक बार नाम ले लूंगा सारे साथियों के। अजय अनंत जी, प्रताप कलश जी, अरविंद ब्राह्मणु जी, संदीप खजूरिया जी, कविता दत्त जी, युवखा जमवाल जी, ज्योति जमवाल इनका असली नाम है, और मधु जमवाल जी, स्वर्ण सिंह कोहस्तानी जी। ये इनमें से 90% लोग वे हैं जो खुद सृजन करते हैं, और अन्य कुछ रिंकी गुप्ता जी, और अन्य कुछ वे हैं जो कविता रचते हैं। सर, हमारी एक कोशिश रही है मंडली के माध्यम से भी कि एक जो अलग अलग पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ियों में हम इसे विभाजित करते हैं। हालांकि एक बार उस समय की डायरेक्टर अनुराधा गुप्ता जी ने एक और राय दी थी कि 4 हिस्से कर लीजिए आप, लेकिन हमने जो 3 हिस्से करके रखे हुए हैं, 14 साल से छोटे बच्चे, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और बीच के लोग। तो इन तीनों का एक सामंजस्य बिठाना, बुजुर्गों से सीख कर नीचे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जिसे कहा जाता है, उसकी हमारी कोशिशें रही हैं। तो अनुराधा गुप्ता जी जो उस वक्त डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था एक और पीढ़ी बना लीजिए जो 14 साल से 22 साल तक की उम्र की है, क्योंकि वो भी एक अलग सोच के लोग होते हैं, तो इसे अलग वर्गीकरण में रखा जा सकता है। उस पर भी मंडली विचार कर रही है। जितना भी ऐसा हो पाए, जो सकारात्मक काम हो पाए, उसके लिए जो भी राय हमें मिलती है हम उस पर काम करते हैं। सबसे पहले अब बातचीत शुरू करते हैं। जो जिस समय का जो लाभ हमने उठाना है, जो आपसे बातचीत करनी है, जो आपके जीवन के जो तजर्बे हैं, जितने भी आपके अनुभव हैं, जिससे नई पीढ़ी को लाभ हो सकता है, या हम जो लोग हैं, हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, उनको जो लाभ हो सकता है, वे सब बातें कोशिश करेंगे हम कि हो पाए। सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ जो सबके लिए आपसे प्रश्न सविनय करूंगा, वह ये कि आपके अंदर एक तो लेखन कला जो आपका असली पहचान है, आपका असली परिचय है, और मैं भी नहीं जानता था कि आपके अंदर ये वाली प्रतिभाएं गायन की और अभिनय की ये भी हैं, क्लासिकल म्यूजिक के आप इतने जानकार हैं, या पेंटिंग की। तो इतनी सारी चीजें, हालांकि कलाएं आपस में संबंध इनका रहता ही रहता है, फिर भी किस प्रकार निवाह हो सकता है इन सब कलाओं का एक साथ, इस पर जरा थोड़ी सी बातचीत आपसे चाहेंगे। सुरजीत जी, मैं इस तरंग गोष्ठी से, वेबिनार से जुड़े हुए सभी मित्रों को, जिनके आपने नाम लिए हैं और जो आगे भी जुड़ेंगे, उन सबों को मैं बहुत बहुत स्नेह, धन्यवाद और अपना प्रणाम
प्रेषित करता हूं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं बड़ी गहराई से इस पे सोचता रहा हूं जी कि क्या एक साहित्य का रचने लिखने वाला जी एक कविता से जुड़ा हुआ व्यक्ति केवल सिर्फ कविता के जरिए क्या कविता को वो पूरापन दे पाता है? एक बात। दूसरी बात, अगर कविता को कला की संज्ञा देते हैं जो आज के वक्त में दे रहे हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा यह कहना चाहूंगा कि जो प्राचीनतम भारतीय दृष्टि रही है वहाँ कविता को कला नहीं, ललित कला के अंतर्गत नहीं, इसे साक्षात विद्या की श्रेणी में रखा गया है और उपकलाओं में संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। खैर, ये अलग बात है, लेकिन आज के वक्त में काव्य को श्रेष्ठतम ललित कला के रूप में हम आप मानते आए हैं और कला का श्रेष्ठतम उदाहरण ये काव्य है। मेरे मन में प्रश्न उठता रहा है, क्या ये जो ललित कलाएं, अन्य ललित कलाएं हैं, क्या इनकी समझ आने से, इनके जुड़ने से कविता की कोई समझदारी या कविता के रचन गठन में कोई सहायता मिलती है कि नहीं? मैं व्यावहारिक रूप से दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं अपनी ही एक रचना की बात कह रहा हूं। मेरी एक कविता है जहां मुझे जब कोई दूसरा माध्यम नहीं मिला तो जो मैं कहना चाहता था उसको मैं पूरा कर सका, तो वहां संगीत मेरी सहायता में आया और मुझे लगा कि इससे बेहतर मैं कोई दूसरी अभिव्यक्ति इसको दे नहीं सकता था। वो पंक्तियां मैं कह रहा हूं। मीड़ से बिछड़ा विकल स्वर में, मीड़ से बिछड़ा विकल स्वर में, कसक बन हर उर विकल करता रहा। छोर पथ आलाप का मैं कांत, भ्रांत स्वर बन रंध्र में अटका रहा। नाद नभ से आ उतर तुम गीत के, छू मुझे एक राग, छू मुझे फिर राग एक भास्वर बनाया है। एक स्वर तुम। तो यहाँ एक बिंब था। मैं हरिद्वार में रहता था तब, और सप्त सरोवर के किनारे मैं गंगा को बैठा निहार रहा था। मैंने देखा कि लहरें उताल तरंगे चल रही हैं चट्टानों को पर उछलती कूदती, और फिर सप्त सरोवर इसलिए कि वहां 7 धाराओं में गंगा बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। तेज धारा थी, मैं किनारे बैठा था। देखा कि उसी में से, उस दौड़ती हुई धारा के बीच से उछलकर छूट सी गई एक छोटी सी तरंग, और किनारे पर एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें आकर वो फंस गई। और फंस गई तो उसमें कुछ थिरकन, कुछ चंचलता, कुछ बेचैनी थी। मैं गौर से देखता रहा। देखना पड़ता है, रचयिता को, कविता को देखना पड़ता है, क्योंकि मूक से मूक दृश्य कुछ संवाद करते होते हैं। यदि सुन सको तो आप सुन सकते हो, यदि देख सको तो आप देख सकते हो। मैं उसे गौर से देखता रहा और उसकी बेचैनी को महसूसता रहा। तभी देखता हूं कि दूसरी लहर फिर दौड़ कर आई और उसे समेट कर वो आगे चली गई, और देखा कि वो उछलती हुई चली जा रही। ये दृश्य मेरी आंखों में था। मैं इसको
एक कवि गोष्ठी की मैं अध्यक्षता कर रहा था और संचालन भी कर रहा था, दोनों काम कर रहा था। वहीं पर एक गीत मैंने सुना, मध्य प्रदेश से आकाशवाणी का वो कार्यक्रम था, तो बहुत सुंदर लगा। मैंने वहीं पर ये पंक्तियां लिखी जी। और उस बेचैनी को, उस उछलन को, मुख्य धारा से बिछड़ने के बाद की छटपटाहट को, और फिर अपनी धारा मिल जाती है तो उसके साथ दौड़ती हुई मस्ती को मैं कहना नहीं चाहता था, मैं महसूस कराना चाहता था, दिखाना चाहता था। और यहाँ पर संगीत मेरी सहायता में आया। मैंने कहा, मीड से बिछड़ा विकल स्वर में। मीड है शिफ्टिंग फ्रॉम वन माइक्रोटोन टू अदर, और ये संगीत की वो ऐसी वो प्रक्रिया है जहाँ बहुत सावधानी से हमको चलना पड़ता है। यदि वहां सुर छूट जाए तो फिर उसको अपनी धारा में लाने का काम बड़ा कठिन हो जाता है। और इसीलिए मैंने कहा, मीड से बिछड़ा विकल स्वर में कसक बन हर उर विकल करता रहा। दूसरी बात, मेरी एक कविता है जिस कविता में मैंने बिजली की कड़क को, मेघ के गर्जन को बिल्कुल ध्वनि में बांधना चाहता था, और वहां पर मैंने तबले के एक छंद से उस दृश्य को साकार किया ध्वनि के जरिए। दिग दिग त्राण प्राण ढाण धा धा धाक ढाण धा धा धा, दिग दिग त्राण प्राण ढाण धा धा धाक ढाण धा धा धा। यह उस पूरी कविता को यदि पढ़ा जाए और उसके साथ इस छंद को पढ़ा जाए तो लगता है कि जो मैं कहना चाहता था, मूर्त करना चाहता था, वह इसके बिना संभव नहीं था। दूसरी बात, रंग हो कि रेखा, सुर हो कि ताल, शब्द हो कि अर्थ, ध्वनि हो कि संगठन ध्वनि का, है तो अपने आप में एक संरचना। संरचना यानी सम्यक रचना। और इसके जरिए साहित्य या कविता कहकर आपको सूचित नहीं करता, उस प्रक्रिया से गुजार कर आपको उस अनुभव का हिस्सा बना देता है। इसलिए आप जानकर नहीं, अनुभव करके बड़े होते उगते हैं। ये कविता का, साहित्य का एक खास काम होता है। और इसी तरह कविता या साहित्य मनुष्य को गढ़ता, रचता, उसके मन को बदलता है, संवारता है। इसमें ये कलाएं एक दूसरे की सहवर्ती भी हैं, सहयोगी भी हैं। तो इसका काम चलता रहता है। एक अनुभव मैं दूसरा बताता हूं। एक बार हमने प्रयोग किया, ये बहुत पहले की बात है, जब मैं सर्विस में था। अब तो 21 वर्ष हो गए रिटायर्ड किए हुए मुझे। 21 वर्ष? तो 21 वर्ष हो गए मुझे रिटायर्ड किए हुए। और आज भी अगर कुछ ताजगी आपको मुझ में नजर आती हो, सुरजीत और मेरे मित्रों, और ये सोच, तो ये बस साहित्य और सकारात्मकता, रचनाशीलता से जुड़े रहने की वजह से। मैं कभी कभी कहता हूं, हर हाथ में कलम थमा दो, पूछी दे दो, मिजराब पहना दो, तो देखो छुरी चाकू का खेल खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम उसकी बात ज्यादा करते हैं, इसकी बात हम पीछे कर देते हैं।